नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। मदरसों के बाद वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की कार्यवाही और उन पर सर्वे की बात योगी सरकार ने की। इसके बाद ये मुद्दा गर्मा गया। इसको लेकर आज हम जुड़ेंगे सुनील मणि जी से, जिनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें, सुनील मणि जी हिंदू जागरण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करते हैं इस वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर। सर, सबसे पहले तो आपकी राय जानना चाहती हूँ कि योगी सरकार ने जो फैसला लिया है, मदरसों और वक्फ बोर्ड की जमीनों के सर्वे की बात कही है, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, महंत साहब ने जो फैसला लिया है वक्फ बोर्ड का और मदरसों की जांच का, तो ये तो जांच का विषय पहले से होना ही चाहिए था। लेकिन ये बड़ी खुशखबरी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उसको संज्ञान में लिया है और जोरदारी से इसकी जांच की मांग की है। इसका तो मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर, कई विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि कहा जा रहा है कि मदरसों की तरह वक्फ बोर्ड की जो कार्रवाई है ये गलत है। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, विपक्ष तो जो है, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार है, चाहे वह केंद्र में हो चाहे वह राज्य में सरकार हो, वह जो भी कार्य करती है, विपक्ष हमेशा जो है कुछ ना कुछ ऐसा बताती है कि वो गलत है। विपक्ष को हमेशा सब कुछ गलत ही दिखता है। तो उसमें विपक्ष का इतना दोष है कि जो जैसा होता है दूसरे को वैसा ही समझता है। विपक्ष हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे काम को गलत ही बताता है। और जहाँ तक ये है कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच योगी महाराज जी कर रहे हैं और वो करके रहेंगे। उन्होंने जिन जिन कार्यों को अपने हाथ में लिया है उसको सदैव पूरा किया है और वो पूरा करके रहेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार जो है वो टारगेट बनाए बैठी है मुस्लिम समुदाय को। बार बार जो है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुद्दा जो है वो मुस्लिम समुदाय के विपक्ष में जाकर बार बार कोई ना कोई बात कही जाती है बीजेपी द्वारा। तो इसको मुस्लिम पक्ष के विपरीत देखा जा रहा है। इसके बारे में आपकी क्या है? ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जिस मुसलमान को हिंदुस्तान में डर लगता हो, वो अफगानिस्तान का वो मंजर सिर्फ 4 दिन का वो एक बार देख ले लाइव, उसके सामने वो तस्वीर आ जाएगी। अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ हो तो टिकट का पैसा कुंवर सुनील मणि सिंह, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू जागरण सभा से, टिकट का पैसा मुझसे ले और जाके अफगानिस्तान में एक बार देख के चला है। एक 24 घंटा वहाँ बिताना उसको मुश्किल हो जाएगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ, इसको साफ कर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान जितना सुरक्षित है इस देश में, उतना शायद ही किसी देश में सुरक्षित होगा। और हमारे जो ये लोग नेता हैं, जो ये समाज में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ भी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और हिंदुस्तान के मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, तकलीफ है उन लोगों को है जो लोग गलत काम करते हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो देशद्रोही हैं, जो राजद्रोह करते हैं, जिन्होंने हमेशा गलत काम किया है, उनको तो तकलीफ होगी ही ना। और उनको तो तकलीफ होती रहेगी क्योंकि उनको जो है अभी इस समय कुछ करने नहीं मिलेगा। ये मोदी सरकार है, ये योगी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी को पक्ष के हिसाब से नहीं देखा जाता है, उसे न्याय मिलता है और आम वर्ग को न्याय मिलता है। और मुसलमान, हिंदू, ऐसी भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है ऐसा काम नहीं करती है। ये काम जो लोग करते हैं वो करें। मैं इस पे एक वक्फ बोर्ड पे आपको बताता हूँ कि जैसे अभी सेना के पास सबसे अधिक जमीन है भारत में, दूसरे नंबर पर रेलवे में संपत्ति है सरकार की सबसे अधिक, तीसरे नंबर पर 8 लाख एकड़ से अधिक वक्फ बोर्ड को जमीन दे दी गई है। मैं ये जानना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में 5 मार्च का वो दिन सन 2014 का कितना ही गंदा निर्णय लिया। प्रधानमंत्री जैसे बड़े और संवैधानिक पद पर रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, उस समय ये निर्णय पारित कर दिया, उस समय ये आदेश पारित कर दिया। और मात्र कुछ घंटों पहले जब आचार संहिता लागू होती है, उसके कुछ घंटों पहले वो सूचना आती है। कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य होगा कि वो उस समय को जो है पारित करने के बाद जो है लाखों एकड़ जमीन जो है वक्फ बोर्ड को दे दी जाती है और एक हफ्ता पहले वो सिस्टम आता है, उस सिस्टम में चढ़ा दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ एग्जाम भी देने जाता है छोटा सा, तो उसे कम से कम 2 हफ्ता 5 हफ्ता लगता है। इतना बड़ा केंद्र सरकार का फैसला, ऐसी क्या जल्दी थी जो हजारों एकड़ जमीनें उनको नाम कर दी गई। दिल्ली के पॉश इलाके में मिंटो रोड, कनॉट प्लेस और ना जाने और कितनी महंगी जगह, मथुरा रोड पे, तमाम सारे भारत के कई राज्यों में इनको जमीनें दे दी गई। ये कहाँ का न्याय है? मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जी ने
पूरी तरह से पद और सत्ता का दुरुपयोग किया है। हिंदू जागरण सभा देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से इसकी पूरी जांच की मांग करता है और इन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता है। इनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि देश की जनता को न्याय मिल सके, आम लोगों को न्याय मिल सके। ये आम लोगों के कर्तव्य और मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, इनकी सरकारों ने किया है। आज मोदी सरकार, आज केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है तो इनको बड़ी तकलीफ है। आप बताइए, आज 8-10 वर्ष से जब से मोदी सरकार है कितना वर्ग किलोमीटर की सड़कें बनी है, कितना देश में विकास हुआ है। कोविड-19 के समय पूरे विश्व को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के विषय पर और स्वास्थ्य के विषय में पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत का क्या स्थान है। और कितने सारे प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने जो है उनकी विचारधारा बन के सामने खड़े रहते हैं। नहीं, यही मनमोहन सिंह चाहते थे, अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया था इनका। हमारे ही देश में हमारी वैल्यू इन्होंने जीरो कर दी थी। आज हम गर्व से कहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, उनको आइडियल मानता हूं। मेरा भारतीय जनता पार्टी में कोई पद नहीं है, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, सत्य से अवगत करा रहा हूं। सर, वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं तो वक्फ बोर्ड की तुलना, जो इसके विरोध में जो लोग हैं वो तुलना कर रहे हैं एनआरसी कानून से, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार और न्यायपालिका जो भी कानून बनाती है उस पर पूरी तरह से जांच किया गया है, पूरे अधिकारियों ने जांच किया है, आयोग ने जांच किया है, तो उसका एक कैबिनेट मंजूरी लेकर के उसको तथ्य को सामने लाया गया है। और विरोधियों का काम सिर्फ जो है अच्छे काम को होते समय अड़ंगा लगाना है। एक भी कार्य जो आरोप लगा रहे हैं, जो पार्टियां, जो सरकारें आरोप लगा रही हैं, जो पार्टियों के मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, एक भी कोई कार्य बता दें। मैं अगर पूछूं, मैं उनसे पूछूं कि कश्मीर में 2 झंडा क्यों चलता था, उस पर कोई कांग्रेसी जब बहस करेगा मुझसे, मैं उनसे पूछूं कि ताशकंद समझौते पे कोई कांग्रेसी मुझसे बात करेगा तो बात होगी। 26,000 किलोमीटर का भूभाग हमारे देश का ले लिया गया। आज हम 1 फुट 2 फुट के लिए लड़ाई होती है, हर गांव में, हर घर में, हर जगह, हर परिवार में 1-1 2-2 फुट, 1-1 बिस्से की बात की लड़ाई होती है, आम वर्ग में लड़ाई होती है, विवाद चलता है कोर्ट में। और 26,000 किलोमीटर का भूभाग चीन में दे चला गया। और कैसे चला गया? रात को नारा दिया, हिंदी चीनी भाई भाई, कबूतर उड़ा के आए, और यहां सुबह चीन ने हमारे ऊपर तोप का गोला दाग दिया। 26,000 किलोमीटर का भूभाग कितना बड़ा भूभाग होता है, हमने ऐसे दे दिया। वहां भी पार्टी का नाम कांग्रेस है, जो चीन में पार्टी है वहां भी कांग्रेस है, उस समय जो नेपाल में पार्टी उसका भी कांग्रेस, यहां भी कांग्रेस। कुछ मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। और वक्फ बोर्ड के साथ साथ मैं एक और नाम लूंगा, जो ये मिशनरी है। हाँ, एक केरल में चर्च है जिसका जो है करीब 3 लाख करोड़ से अधिक संपत्ति है। उस जो है चर्च को जो है, मैं इतना बताऊंगा, मेरे पास आंकड़ा है इस चीज का पूरी तरह से आंकड़ा है। सीरो मालाबार चर्च का 3 लाख करोड़ से जो संपत्ति है और उसका 10,000 संस्थाओं पे उसका टारगेट है। मैं पूछता हूं, कॉन्वेंट स्कूल के नाम पे हजारों एकड़ जमीन, हजारों, जहां पे आदमी को 1,000 स्क्वायर फीट की जगह लेना मुश्किल हो रहा है, आपके चैनल को भी 2,000 स्क्वायर फीट जगह नहीं मिल पा रही है। इतनी सारी चीज़ों के बीच में 10-10 हज़ार संस्थाओं पे उसका कंट्रोल है। शिक्षण के नाम पर, व्यवसाय के नाम पर ये लोग लेते हैं और शिक्षा के नाम पर ये पूरी तरह से गलत काम करते हैं। लेकिन हमारे देश का संविधान जो है शिक्षा के नाम पे इनको दिया है, उन्होंने करवा रखा है और उस पर ये पूरा गलत काम करते हैं। और जो ये वक्फ बोर्ड है, जो पीएफआई है, जो जिसके ऊपर अभी आरोप लगे हैं, जिनके ऊपर छापे डाले जा रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत काम करते हैं। ये हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं मदरसों में। मुझे एक बात बताइए, उर्दू में कौन सा व्यक्ति इंजीनियर बन गया? उर्दू भाषा से कौन सा व्यक्ति डॉक्टर बन गया? कौन सा वैज्ञानिक बन गया? कौन सा साइंटिस्ट बन गया? कौन सी देश की तरक्की उस भाषा से हो रही है? लेकिन मैं भाषा का सम्मान करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाषा पूरी तरह से असंवैधानिक है। भाषा का धार्मिक रूप में आप इस्तेमाल करिए, ठीक है, लेकिन क्या उस भाषा से, उस मदरसा चलाने से क्या आप पायलट बन सकते हैं? क्या आप इंजीनियर बन सकते हैं? क्या आप डॉक्टर बन सकते हैं? क्या आपका परिवार उससे चल सकता है? क्या देश का विकास हो सकता है? ऐसे बहुत सारे तमाम सवाल मेरे मन में हैं और आपके मन में हैं। क्या उन सारे प्रश्नों का उत्तर उनके पास है? अगर नहीं है तो ऐसा कार्य क्यों करते हैं जो आप, हाँ, ऐसा सीधा सीधा कहिए कि हम उसमें बुलाते हैं जिहाद के नाम पर, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, जबकि जिहाद का असली मकसद है कि एक दूसरे पे कुर्बान होना, अपनी चीज़ों को जाहिर करना, प्रकट करना। लेकिन वो क्या सिखाते हैं कि कुर्बान हो जाओ,
जिहाद का नारा देते हैं, जिहाद के नाम पे, धर्म और संप्रदाय के नाम पे ये उनको नौजवानों को बरगलाते हैं, उनको सिखलाते हैं, उनको धार्मिक आड़ में फंसाते हैं। फिर उनको करने के बाद उनको हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं। तमाम जगह पे छापे मारे गए हैं, 300 से ज़्यादा अधिकारी टारगेट कर रहे हैं इनको। इनकी तमाम सारे जो है जांच चल रही है, बहुत सारे पकड़े गए हैं और इन्होंने अब तक अलग अलग नामों पर 15 फ्रंट बना लिए हैं। 15 फ्रंटों को बना करके ये उस हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। इनका बहुत बड़ा मिशन है। इनका मिशन ये है कि इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने में ये लगे हैं और इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन हम लोगों ने कितना प्रेम और सौहार्द से हिंदू राष्ट्र की मांग की है, कितना प्रेम और संयम से हम रहते हैं। हमारे देश का मुसलमान जितना सुरक्षित है उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मदरसों के सर्वे के साथ साथ जो सरकारी स्कूलों की स्थिति जो ठीक नहीं है उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए, सरकार की जो स्थिति है आप उसकी तुलना उनसे मत करिए। मतलब अगर सरकार की स्थिति स्कूल की ठीक नहीं होगी तो आप मदरसे में आतंकवादी बनाएंगे, ये कहाँ का है? आप उनको हथियार की ट्रेनिंग देंगे, आप उनको हथियार की ट्रेनिंग और किडनैपिंग की ट्रेनिंग देंगे, आप धर्म की आड़ में संप्रदाय के नाम पे चंदा जुटाएंगे और चंदे को जुटा के आप एटीजी के तहत संस्था बना करके आप टैक्स बचा करके, टैक्स चोरी करके आप उनको आतंकी बनाएंगे, आप इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे इस देश को। अगर सरकार ध्यान दे रही है, जरा आप उससे पहले की जो सरकारें थी जरा उस पर भी एक बार आप देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने जब से हमारे मोदी जी ने सरकार में संभाली है या भाजपा की जहां जहां सरकारें रही हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इतना स्वच्छ भारत, इतना सुंदर भारत आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर ध्यान दे रही है, जहां दूसरे लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ओर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर ध्यान दे रही है। हम चाहते हैं, हिंदू जागरण सभा चाहता है कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, हमने अपने एजेंडे में इसे रखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे ध्यान दे रही है नहीं दे रही, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, ये है कि हिंदू राष्ट्र में अगर हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित होगा तो कहाँ होगा? अगर हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं होगा तो कहाँ होगा? हमारे देश का नाम ही हिंदू है, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, और अगर हिंदुस्तान में ही अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो फिर हमारे देश का मकसद क्या है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि इस्लामिक जो लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो यहाँ पर सुरक्षित हैं और पूरी तरीके से सेफ हैं। बिल्कुल पूरी तरह से मुसलमान सुरक्षित है और मुसलमान के साथ साथ क्रिश्चियन और भी समाज के लोग। हमारे देश में 26 धर्म हैं, 324 भाषाएं बोली जाती हैं और कई तरह के लोग, हर समुदाय हर समाज के लोग रहते हैं। लेकिन किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई द्वेष नहीं है। द्वेष उन लोगों को है जो कालाबाजारी करते थे, जो भ्रष्टाचारी थे, जो 2 नंबर का काम करते थे, टैक्स चोरी करते थे। पीड़ा उनको है, क्योंकि मोदी लाओ देश बचाओ जब से पब्लिक ने मन में ठान लिया, हिंदू राष्ट्र बनाने को पब्लिक ने मन में ठान लिया, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लोगों के दिल में बस गया, तो इस देश में उन लोगों को शोभा नहीं दे रहा है और मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित है। और मुसलमान के साथ साथ जितनी और समाज के और धर्मों के लोग हैं वो भी सुरक्षित हैं। मुझे एक बात बताइए, और किसी समाज ने तो आज तक आवाज नहीं उठाई कि मैं सुरक्षित नहीं हूं। ऐसा मुस्लिम को क्यों लगता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं? ऐसा क्या कारण है उनको लगता है कि मैं ही सुरक्षित नहीं हूं, जबकि पूरी सत्ता, शासन और पूरा सौहार्द आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हिंदू हैं, लेकिन कोई उन्होंने ऐसा एक भी कोई कार्य नहीं किया जो मुसलमान विरोधी हो। वो हमेशा सभी धर्मों के चहेता हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को लेकर चलते हैं, सभी समुदाय को लेकर चलते हैं। तो ये कहना गलत है जो लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी खाली मुसलमान को टारगेट कर रही है। कोई मुसलमान जो है असुरक्षित नहीं है, सभी सुरक्षित हैं। तो इसका मतलब बीजेपी जो है मुस्लिम समुदाय की ओर जिस तरीके से कानून लेकर आ रही है, कभी 3 तलाक हो या फिर मदरसों का सर्वे हो या फिर वक्फ बोर्ड की बात हो, तो इसको लेकर कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक को लेने की कोशिश में है बीजेपी। बीजेपी के पास इतना बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी इस समय पूरे विश्व का आरएसएस इतना बड़ा संगठन है कि ऐसा वोट बैंक की ऐसी घटिया राजनीति करने की बीजेपी को ऐसी जरूरत नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी मानसिकता बहुत गलत है, उनकी सोच ही गंदी है। बीजेपी ऐसा कभी नहीं सोचती है, बीजेपी की ऐसी विचारधारा नहीं है। बीजेपी पार्टी नहीं है, बीजेपी एक विचारधारा है। संघ एक संगठन नहीं है, संघ एक आदर्श है। हम सब उसका सम्मान करते हैं, हृदय से हमारे दिल में बसता है और हम लोग उस सम्मान इसलिए करते हैं, हमारे यहाँ मर्यादा है, मर्यादा नाम की चीज़ है। हम विरोधियों का भी नाम लेते हैं तो मर्यादा में लेते हैं। तो क्यों
विपक्ष जो है बार बार बीजेपी पर सवाल खड़े करते हैं? बीजेपी कोई भी कानून लेकर आती है, कोई भी बोर्ड, कोई भी आगे बात लेकर आती है, कोई भी योजना लेकर आती है, तो उस पर क्यों विपक्ष वार करके एक कम्युनिटी से जोड़ देता है? बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी पावर में है, जनता 150 करोड़ लोगों ने चुन के 135 करोड़ लोगों ने चुन करके सरकार बनाई है बीजेपी की। अब जनता की सरकार है ये, अब जनता की सरकार बन चुकी है। अब सत्ता की मलाई जिसके हाथ से निकल गई है उसको बड़ी पीड़ा है। यहाँ एक एमएलए हार जाता है, उसे इतना दर्द होता है कि मैं कैसे न कैसे सत्ता पालूं, लेकिन यहाँ तो पूरी सरकार ही फिसल गई है। तो अगर इतना दर्द था सत्ता की मलाई ना जाने पाए तो ऐसा काम किए होते 60-70 बरस में कि सरकार, पब्लिक आपको ही चुनती, पब्लिक आपको ही हीरो बनाती। आपने कोई ऐसा काम किया ही नहीं। आप तो पब्लिक को एहसान समझते थे कि हमको वोट देती है, तो ऐसा काम आपने क्यों किया? अब जनता ने दूसरा विकल्प चुन लिया है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। लोगों का जो मानसिकता है, जो छोटे छोटे आम वर्ग के लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी उसके बारे में सोचते हैं, अमित शाह जी उसके बारे में सोचते हैं। मालूम है, अमित शाह जी अस्वस्थ होने के बाद भी जाते हैं और दौरा करते हैं और हर जगह जो है पहुंचते हैं, आम वर्ग के सोचते हैं। आज बरसात में मैं आपके यहाँ आया हूँ, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मेरी कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जो सारे धर्म, जाति, समुदाय, संप्रदाय के लोग रहते हैं, सभी एक दूसरे से मिल के रहें, सौहार्द से रहें। हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा द्वेष नहीं है। लेकिन इस देश में अगर मुझे पीड़ा बहुत तब होती है जब क्रिकेट भारत और पाकिस्तान का होता है और पाकिस्तान मैच जीत जाता है और तालियां यहां बजती हैं और पटाखे यहां फूटते हैं। यह पीड़ा हमें होती है। हमारे देश का खाते हो, हमारे जमीन का खाते हो, हमारे माटी का खाते हो और हमारे यहां हमारा देश मैच हार गया और ताली वहां बजाते हो और बम फोड़ते हो रात को, तो हमें पीड़ा होती है। हमें पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को जो भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है उनको। अरे भारत माता की जय, अपनी मां का सम्मान करना, अपने देश का जयकारा लगाना कौन सा गलत है? इसका मतलब आप देशद्रोह हैं। ऐसे लोगों को पकड़कर काल कोठरी में भेज देना चाहिए। वीर सावरकर जी के विषय में उन्होंने कितना गलत कुछ कहा, कितना गलत कुछ कहा। एक इतने बड़े महान क्रांतिकारी, महान योद्धा जो विदेशों में रहने के बावजूद अपना सब कुछ छोड़ करके देश की सेवा में लग गए और अपना पूरा जवानी का जीवन, पूरा शिक्षा का जीवन, पूरा धन लगा करके देश की और राष्ट्र की को समर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें एक 6x6 के रूम में रख दिया। वहां एक खिड़की थी, उस खिड़की से जानते क्या दिखता था? हवा आती थी, मात्र एक फांसी का फंदा लटकता था। एक फांसी का फंदा, जब चारों दीवारों में घूम कर वो देखते थे तो उन्हें एक फांसी का फंदा दिखाई देता था और उसके सिवा कुछ नहीं दिखता था। लेकिन वीर सावरकर जी अपने हिम्मत को नहीं तोड़े और देश आजाद होने के बाद भी उन्हीं लोहे की कीलों से, कविताओं से अपने जोश भरते रहे और लोगों को प्रेरणा देते रहे। इतने बड़े क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता सेनानी का अपमान ये देश नहीं बर्दाश्त कर सकता। इस देश में उस व्यक्ति को रहने का कोई अधिकार नहीं है जो हमारे देश को अपमानित करे, हमारे लोगों को अपमानित करे, हमारे व्यक्ति को अपमानित करे, हमारे भारत माता को असम्मान तरीके से बोले। इस देश में उसको रहने का पूरा अधिकार है जो भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलना चाहता है। सर, इस चर्चा का अंतिम सवाल है कि विपक्ष बार बार बोल रहा है कि जो बीजेपी है बार बार इस तरीके की योजनाएं लेकर आ रही है तो उससे जनता का ध्यान भटक रहा है। ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, कर विपक्ष रहा है, जनता का ध्यान भटका रहा है। जो भी योजनाएं आ रही हैं, चाहे वो रचनात्मक हो, सकारात्मक हो, जो भी योजनाएं हैं, सड़कें हैं, स्कूल है, कॉलेज है, सब कुछ है, वो सारी योजनाएं, वो कुछ भी योजना होती है तो जनता का ध्यान ये भटका रहे हैं। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, 2024 के लोकसभा चुनाव को ये भटकाने के लिए कि कुछ वोट तो हमको मिल जाए, हमारा नामो निशान रह जाए। लेकिन ये जनता है, ये देश की अदालत है, ये जनता की अदालत है। जनता इनको उखाड़ फेंकेगी और इनका एक दिन नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि इस देश में उस व्यक्ति को रहने का कोई अधिकार नहीं है जो देश के विरुद्ध सोचता हो। और इनकी जो भी वक्फ बोर्ड, कारपोरेट मिशनरी हैं,
कारपोरेट मिशनरी की 10,000 जो संस्थाएं चल रही हैं, जो 3 लाख करोड़ से अधिक जो है व्यवसाय में लगी है शिक्षा के नाम पर, वहां से सारा फंड इकट्ठा होता है जिसमें टाटा, अंबानी, अडानी नहीं आते हैं। 3 लाख करोड़ की संपत्ति में आप सोच भी नहीं सकते कि कारपोरेट मिशनरी कितनी बड़ी संस्था है। वो सिर्फ ये कॉन्वेंट स्कूलों को लेकर चलती है। इस पे जो केरल का ये चर्च है, इस पे पूरी तरह से जांच होगी, इसके बाद उसका भी नंबर है। मैं आज घोषणा कर रहा हूं, मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इसकी भी जांच कराने की मांग करूंगा। वक्फ बोर्ड तो पूरी तरह से गलत है। जो जमीनें इनको दी गई 8 लाख एकड़, वो आम जनता की जमीन है, वो भी पूरी तरह से गलत है। इसके बाद जो है जो पीएफआई की तमाम सारे जो 15 से 20 फ्रंट हैं, वो पूरी तरह से आतंकवादी तैयार करते हैं, देश में सौहार्द बिगाड़ते हैं, भाईचारा बिगाड़ते हैं और गलत गतिविधियों में उनको अंजाम देते हैं, जिससे देश की एकता, अखंडता और विश्वसनीयता खराब हो। ये उसी विरोध में लगे हैं। ये इस्लामिक राष्ट्र की ओर लगे हुए हैं। ये हमारे राष्ट्र का निर्माण करने में सबसे बड़े अवरोधक हैं और इन अवरोधकों को पकड़कर इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ऐसा हिंदू जागरण सभा मांग करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।